हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइस मैनिया। तो इस चैनल पे हम यूपीएससी है, एसएससी है, स्टेट एग्ज़ाम है, इन सब एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ये मिक्स पॉइंट का टॉपिक है, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर आज हम बात करेंगे। ओके, ऐसे काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ आएगी और वीडियोस भी आएगी। तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए वो आपके पास तुरंत पहुंच पाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा, आपको आदत लग जाएगी धीरे धीरे, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा याद करने में चीज़ों को भी। और जब एग्ज़ाम का लास्ट टाइम होगा तब आप ये चीज़ को रिवीजन कर पाओगे इजीली। सो फर्स्ट पॉइंट है 562 जॉइन इंडिया एक्सपेक्ट 3 स्टेट, यानी कि आज़ादी के टाइम पे 562 जो रजवाड़े थे उन्होंने भारत में ज्वाइन किया था और 3 स्टेट्स ने नहीं किया था। तो वो कौन सा थे? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो जूनागढ़ के सामने प्लेबिसिट किया था, यानी कि वोटिंग किया था। वोटिंग के थ्रू जूनागढ़ को जो इंडिया है उसमें मिलाया था। सेकेंड है हैदराबाद, उसके सामने मिलिट्री एक्शन किया था जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है। और उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन किया था। किसने किया था? तो महाराजा हरि सिंह ने किया था अक्टूबर 1947 में। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आती है। ओके, तो अच्छे से याद रखना। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स रखे हैं, लाइक कश्मीर एसिड्स टू इंडिया, फिर इंडिया टेक ओवर गवर्नमेंट ऑफ जूनागढ़, और उसके साथ ये है ऑपरेशन पोलो का एक पिक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो स्वदेशी मूवमेंट कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था? तो टू ऑपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसको ऑपोज करने के लिए ये स्वदेशी मूवमेंट लाया गया था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 1905 में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड बाय इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स। तो वो कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, और उसके साथ अरविंदो घोष। तो ये 4 लोग थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में भी आ सकता है, या फिर 3 आंसर सही देके एक गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से पैटर्न जो होती है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से याद करो। तो भी क्यों आया था? टू चैलेंज द ब्रिटिश रूल बाय बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स जो होता है, फॉरेन का जो सामान होता है, उसे बॉयकॉट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट, एंड फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी अमंग द इंडियंस। ओके, तो इस चीज़ की वजह से स्वदेशी जो मूवमेंट है वो लाया गया था कि बाहर की चीज़ें बॉयकॉट करो और इंडिया की चीज़ जो बनी हुई है उससे अपनाओ। अब बात करते हैं डिवाइड एंड रूल के बारे में। ओके, तो डिवाइड एंड रूल में किसने किया था डिवाइड एंड रूल? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल इन 1905 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड टू वीकन द राइजिंग टाइड ऑफ बंगाली नेशनलिज्म। बंगाल में जो नेशनलिज्म उभर रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो उसको दबाने के लिए ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। His was the policy used by the Britishers to create the division among the Indians so that they can maintain control over India. इंडिया को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ की गई थी। ये उसकी एक पीक है जो मैंने यहाँ पे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। तो सर सैयद अली इमाम, जो कि प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, अमृतसर सेशन 1908 में उन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। और ये जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट की गई मोरले मिंटो रिफॉर्म में 1909, और इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। तो इसमें से 3 से 4 MCQ बन सकता है। अब बात करते हैं गदर पार्टी के बारे में। तो इसके 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तो फॉर्म किया सोहन सिंह भाकना ने और लाला हरदयाल। तो ये 2 पर्सनालिटी जो है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, इन दोनों ने गदर पार्टी की शुरुआत की, और इसका हेड क्वार्टर है वो USA में था, सैन फ्रांसिस्को में।
अब बात करें होम रूल मूवमेंट के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसका फाउंडेशन किया। बाल गंगाधर तिलक इन अप्रैल 1916 एंड एनी बेसेंट इन सितंबर 1916. Tilak League focus on region like Maharashtra, Karnataka, the central provinces and Berar, while Besant League covered the rest of India. Okay? अब बात करते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। द लखनऊ पैक्ट was an agreement reached between the Indian नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो इन दोनों पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट था एट ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। कब? तो दिसंबर 1916 में। थ्रू द पैक्ट द टू पार्टीज एग्री टू एलो रिप्रेजेंटेशन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ओके, यानी कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन करना। ओके, Congress had previously opposed separate electorates, which were first introduced by the British through the Morley-Minto reform. हमने जैसे पीछे बात की कि मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन अब लखनऊ पैक्ट में वो चीज़ एक्सेप्ट की गई। यहाँ पे लिखा है representation for religious minorities means ensuring they are fairly included in political process. So they are fairly included in the political process and decision making. So their voices and interests are acknowledged and protected. तो ये मीनिंग है इसका। ओके, रिप्रेजेंटेशन होना रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, अपनी आवाज़ उठा सके। ओके, उसके लिए। अब बात करते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस के बारे में। तो फाउंडेड बाय M.K. गांधी इन 1894 इन साउथ अफ्रीका, कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि इंडियंस जो थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। तो उसको हराने के लिए, ओके, वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। ये उसकी एक इमेज रखी है मैंने यहाँ पे। अब गांधी जी को अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं कुछ पर्सनालिटीज़ ने। तो महात्मा किसने कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाफ नेक्ड सन किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी गांधी जी को। तो ये MCQ भी बन सकता है। अब बात करते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल इश्यू के बारे में। तो गांधी जी को ये टेक्सटाइल मिल इश्यू हुआ था अहमदाबाद में, तो किसने इनवाइट किया था गांधी जी को? तो अनसुयाबेन साराभाई ने किया था। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। इसमें जो बजट का जो होता है उसको सेपरेट कर दिया गया। ओके, एक यूनियन करेगा, एक होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो गए जो यूनियन करेगा, एक कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो गए जो प्रोविंशियल लेवल पे हो गए। ग्रांटिंग प्रोविंसेस द अथॉरिटी टू क्रिएट एंड मैनेज देयर ओन बजट, पर्टिकुलरली फॉर द ट्रांसफर सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, उस पर। This was a significant step towards the decentralization and financial autonomy for the provinces under British rule. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बजट को सेपरेट किया गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है एक। तो अब बात करते हैं वास्को डी गामा के बारे में। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पे सारे मिक्स पॉइंट हो गए, यानी कि हम यहाँ पे पॉलिटी पे भी बात करेंगे, हिस्ट्री पे भी बात करेंगे, जियोग्राफी भी आएगा, इन्वायरमेंट भी आएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत से यूट्यूब में जो लोग टीचिंग करवाते हैं, तो उनके जो चैनल्स होते हैं वहाँ पे वो लोग पूरा टॉपिक लेके बैठते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन मेरी चैनल का मेन पर्पस है कि एग्ज़ाम के पहले ये सारे वीडियोस का रिवीजन अगर होगा तो आसानी रहेगी एग्ज़ाम के अंदर याद रखने के लिए। तो मैं उस तरह से टीचिंग करवाऊँगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ही बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं वास्को डी गामा
जो कि अराइव इन इंडिया ऑन मे 20, 1498, लैंडिंग एट कालीकट इन प्रेजेंट डे केरला. दिस मार्क द फर्स्ट टाइम अ यूरोपियन हैड रीच इंडिया बाई सी. ओके. The Portuguese had previously set up their first factory in India at Calicut in 1500. तो 1500 में कालीकट पे उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी. उसके कुछ टाइम बाद ही एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कन्नौर एंड अनदर इन कोचिन. His first visit in 1498 did not result in a lasting trade agreement or a permanent post due to hostility from the local rulers and Arab merchants. यानी कि जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए आए तब क्या हुआ था कि जो लोकल रूलर्स वगैरह होता है या फिर अरब मर्चेंट्स होते हैं उनके साथ उनकी हॉस्टिलिटी हो गई थी, दुश्मनावट. तो ट्रेडिंग उतना अच्छे से फर्स्ट विजिट पे नहीं हो पाया था. फिर धीरे धीरे उन्होंने एस्टेब्लिश की अपनी फैक्ट्री इंडिया के अंदर. कोचिन वाज फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज, लेटर शिफ्टेड टू गोवा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोचिन जो था वो पहला कैपिटल था, लेकिन उसके बाद गोवा को अपना कैपिटल बनाया पोर्टुगीज ने. तो अब बात करते हैं डच के बारे में. द फर्स्ट डच पर्सन इन इंडिया वाज कॉर्नलिस डी हॉटमन. ओके, तो ये पहले डच पर्सन थे ओके जो इंडिया में आए थे. उन्होंने कुछ एस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री, लाइक मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, नागापट्टनम जो कि तमिलनाडु में है और वो हेड क्वार्टर भी था डच लोगों का, चिंसुरा जो कि बंगाल में है और माहे मालाबार कोस्ट में है. तो इतनी 4 फैक्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश की थी. तो ये जो स्लाइड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से मैच द कॉलम भी बन सकता है. और यहाँ पे मैंने तस्वीर रखी है कॉर्नलिस की. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. द डेन्स एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पीछे हमने डच की बात की, यहाँ पे डेन्स की बात कर रहे हैं. द डेन्स एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट वैंकूवर, तमिलनाडु के अंदर 1620 में. Their main settlement and headquarter in India was later established at Sirampur in Bengal in 1676. ओके, तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे थी? तो वैंकूवर में थी, तमिलनाडु के अंदर 1620 में. और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो श्रीरामपुर में था, बंगाल के अंदर, जो कि 1676 में. ओके, तो यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है. अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में, यानी कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी. तो वॉज द फाउंडर सो जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट. तो ये फाउंडर था. पहली फैक्ट्री थी सूरत के अंदर और सेकंड फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम के अंदर. तो इसमें से भी एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है. तो हम हर वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे. सारा जो सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सबका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे मैं ला के रखूँगा. तो चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं ताकि वो आपके पास आ सके. ये जो वीडियोज़ है वो डेली बेसिस पे आएगी और ऐसे टोटल 50 से 100 सीरीज़ तक आएगी. तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.